दृष्टि आईएएस के इन न्यूज़ प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम यहाँ पर बात करेंगे प्रोजेक्ट बोल्ड के बारे में और बांस के लाभ के बारे में। तो जो प्रोजेक्ट बोल्ड है उसे दरअसल बांस के संदर्भ में लाया गया है। इस पूरे प्रोजेक्ट का उद्देश्य जनजातीय लोगों के बीच में उनकी आजीविका के सुधार करना, साथ ही उनके लिए रोजगार के अवसर मुहैया कराना। इसके अलावा जो पर्यावरण से संबंधित चुनौतियाँ हैं, जैसे कि भूमि का क्षरण होना या फिर बढ़ता मरुस्थलीकरण, ऐसे जो भी समस्याएं हैं उनको रोकने के एक प्रयास के रूप में यह कार्यक्रम लाया गया है। तो चलिए आगे बढ़ के सबसे पहले देखते हैं हमारी न्यूज़ क्या है। तो न्यूज़ है प्रोजेक्ट बोल्ड टू प्रोवाइड लाइवलीहुड, प्रोटेक्ट लैंड फ्रॉम डिग्रेडेशन। तो आज के इस पूरे जो हमारा कार्यक्रम रहेगा उसमें हम चर्चा करेंगे इस पूरे प्रोग्राम के अंतर्गत कई सारे सब टॉपिक्स के बारे में। तो इसमें हम देखेंगे प्रोजेक्ट बोल्ड क्या है, क्या क्या चीज़ें इसमें शामिल की गई हैं, इसे किस आधार पर लाया गया है, इससे जुड़े अन्य भी महत्वपूर्ण बातें। सबसे ज़रूरी जो आज का डिस्कशन रहने वाला है वह है बांस का महत्व क्या है, बांस किस तरीके से उपयोगी होने वाला है हम लोगों के लिए। एक बात कही गई है आज़ादी का अमृत महोत्सव, जिसके अंतर्गत प्रोजेक्ट बोल्ड को अन्य क्षेत्रों में लागू किया जाएगा, तो इसको भी समझेंगे। इसके साथ ही भूमि की जो मरुस्थलीकरण की जो परिभाषा है वह यूनाइटेड नेशंस के आधार पर क्या है और कौन कौन सी बातें उसमें शामिल हैं, इसको देखेंगे। इसके साथ ही जो मरुस्थलीकरण के लिए चुनौतियाँ हैं उनकी बात करेंगे। वे फॉरवर्ड में समझेंगे क्या किया जाना चाहिए और क्या किया जा रहा है। इसके अलावा एक क्वेश्चन रहेगा जिसे आप सॉल्व करेंगे। तो चूंकि यह पेपर जीएस पेपर 1 प्रीलिम्स के लेवल पर और जीएस पेपर 3 मेंस के स्तर पर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस आधार पर आप इसको समझने का प्रयास कीजिए। तो सबसे पहले जानते हैं प्रोजेक्ट बोल्ड क्या है। तो प्रोजेक्ट बोल्ड को KVIC यानी खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के अंतर्गत चलाया जा रहा है। खादी एवं ग्रामोद्योग जो विभाग है वह सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। इसको खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम 1956 के अंतर्गत स्थापित किया गया था। यह एक सांविधिक निकाय है। तो प्रोजेक्ट बोल्ड इसी के तहत चलाया जा रहा है। यहाँ बोल्ड का मतलब हुआ बैम्बू ओसिस ऑन लैंड इन ड्रॉट, यानी ऐसी भूमि के क्षेत्र में बांसों को लगाना जो सूखे से ग्रस्त हैं। यहाँ ओसिस का मतलब है एक ऐसा उद्यान जो सूखाग्रस्त क्षेत्रों में छाया प्रदान कर सके। तो यही इस प्रोजेक्ट का यहाँ पर मतलब है। यह भारत में अपनी तरह का पहला कार्यक्रम है जिसको लाया गया है। इसकी शुरुआत राजस्थान के उदयपुर से की गई थी, जहाँ एक आदिवासी गांव है निचला मांडवा, जहाँ से इसे लॉन्च किया गया था। तो इस पूरे जो कार्यक्रम था उस कार्यक्रम के अंतर्गत लगभग 5000 पौधे रोपे गए थे, जिनको असम से मंगाया गया था। असम के कुछ खास पौधों को लाया गया था। इनका उद्देश्य क्या है? इनका उद्देश्य है शुष्क और अर्ध शुष्क यानी एरिड और सेमी एरिड क्षेत्रों में भूमि के बांस आधारित हरे पैच बनाना। यहाँ पैच का मतलब क्या हुआ, देखिए इस इमेज में आप देखिए, इस तरीके से एक क्षेत्र में बांस को एक क्रमबद्ध तरीके से उगाया जाना एक तरीके से पैच कहलाता है। इस तरह के कई सारे पैचेस इसके अंतर्गत लगाए जाएंगे कि ताकि उन सूखे हुए क्षेत्रों में बांस लगा करके छाया की भी उपलब्धता बढ़ाई जा सके, प्लस मिट्टी का क्षरण और जो अन्य चीज़ें इसमें शामिल हैं उनका लाभ लिया जा सके। तो हमने जो बात की कि यहाँ निचला मांडवा क्षेत्र में जो पौधे मंगाए गए थे वे थे बैम्बूसा टुल्डा और बैम्बूसा पॉलीमॉर्फा। ये 2 प्रजातियाँ असम के क्षेत्रों से मंगा करके इस पूरे क्षेत्र में, गांव के क्षेत्र में जो जिला पंचायत से लगा हुआ मामला था वहाँ पर लगाए गए थे लगभग 5000 पौधे। और इसने एक रिकॉर्ड भी कायम किया था कि एक ही दिन में इतने सारे पौधों को लगाए जाने का। तो ये हो गई इससे संबंधित बात। अब अगर हम बात करें कि बांस का महत्व क्या है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि आज के समय में जहां सरकार बांस के लिए जितने भी प्रोजेक्ट्स ला रही है, बांस के लिए जो योजनाएं चला रही है, उस पर बहुत ज़्यादा विशेष तौर पर ध्यान दिया जा रहा है। ऐसे में बांस प्रीलिम्स या फिर मेंस किसी भी परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। तो बांस एक सदाबहार 12मासी फूलों वाले पौधों का एक विविध समूह है। तो बांस जो है जिस फैमिली से आता है वह है पोएसी, जो एक ग्रास फैमिली है, और उसकी एक सब फैमिली है बैम्बूसोइडी। इसके अंतर्गत यह प्रजातियां शामिल हैं। भारत में लगभग 13.96 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र में बांस की लगभग 136 प्रजातियां मौजूद हैं। इसके साथ ही बांस की जो खासियत है वह यह है कि ये बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं और लगभग 3 साल के समय में इतने विकसित हो जाते हैं, इतने बड़े हो जाते हैं कि इनको आसानी से काट करके उपयोग में लाया जा सकता है। इसका जो उपयोग है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है पानी के संरक्षण में, भूमि की सतह से पानी के वाष्पीकरण को रोकने में। बांस क्या करता है कि इसकी जो जड़ें हैं वह काफ़ी ज़्यादा फैल जाती हैं, तो भूमि के कटाव को रोकता है। तो जो अर्धशुष्क या शुष्क क्षेत्र हैं उनसे
जब डायरेक्ट वहाँ पर सनलाइट या ऐसी तेज धूप की रोशनी पड़ती है तो वहाँ से पानी वाष्पीकृत होने लगता है। ऐसी जगहों पर भी बांस का बेहतरीन उपयोग देखने को मिला है कि बांस वहाँ से जो पानी का वाष्पीकरण है उसको भी रोकने में मदद करता है। एक चीज़ है बांस चारकोल, उसका उपयोग प्रदूषण नियंत्रण में किया जाता है क्योंकि यह एक अवशोषणकारी गुणों से युक्त होता है। इसी तरह आगे हम बात करें, एक शोध हुई थी 2015 में एनॉन 2015 के नाम से बांस पर। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य या जानकारी बांस से संबंधित निकल करके आई थी। जैसे कि पता चला था कि बांस का उपयोग हानिकारक पराबैंगनी किरणों से बचाता है, यानी बांस के लगे होने से जो छाया है वहाँ पर भी पराबैंगनी जो किरणें हैं सूर्य की अल्ट्रावायलेट रेस उनको रोकने में मदद मिलती है। साथ ही जलवायु में 35% तक कार्बन डाइऑक्साइड को ये कम करता है और ऑक्सीजन की मात्रा में वृद्धि करता है। इसके अलावा मिट्टी के कटाव पर नियंत्रण करता ही, हमने बात कर ली। और बांस में उच्च मात्रा में नाइट्रोजन को अवशोषित करने की क्षमता होती है जिसकी वजह से जल प्रदूषण को कम करने में सहायता मिलती है। इसी तरह सतत विकास और खाद्य सुरक्षा में भी बांस का उपयोग किया जा सकता है। बांस के जो नए कोपलदार जो उसके नए फल के जैसी चीज़ें निकलती हैं उनको खाने में कई समुदाय खाने में उसका उपयोग करते हैं, तो इससे खाद्य सुरक्षा का भी जो एक खाद्य सुरक्षा की चुनौती है उसको भी दूर करने में सहायता मिल सकती है। इसी तरह जैव विविधता की बहाली भी इससे की जा सकेगी। ऐसे क्षेत्र जो सूख रहे हैं वहाँ के वन्य जीवन वहाँ का जो बदहाल हो रहा है, जीव जंतु पानी की खोज में इधर उधर जा रहे हैं, इससे उनको भी अच्छा लाभ होगा और वे एक ही जगह पर रुक सकेंगे, उनको छाया मिल सकेगी या फिर जो धरती में मौजूद पानी है वह भी तेजी से सूखने से बचेगा। अब हम बात करें ग्रामीण आदिवासियों के लिए इसका क्या योगदान है या क्या इसका महत्व है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में जिसके लिए सरकार इस योजना को लेकर के आई है, स्वरोजगार और अन्य तरह के स्किल्स वाले प्रोग्राम वहाँ पर चलाए जाएंगे। तो स्वरोजगार को इससे बढ़ावा मिलेगा, लोग कौशल सीखेंगे, महिलाएं हैं, पुरुष हैं, जो युवा वर्ग है, उन लोगों को यहाँ पर स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम से जोड़ा जा सकेगा ताकि बांस से संबंधित जो भी हस्तशिल्प वाली चीज़ें हैं, हैंडीक्राफ्ट्स हैं बांस के, वे बहुत ही ज़्यादा फेमस होते हैं और उनका उपयोग सजावटी कार्यों में भी किया जाता है। बहुत सारी चीज़ें हैं बांस के उपयोग को लेकर के, तो उससे जुड़ा जो कौशल है वह उनको सिखाया जा सकेगा। कई आर्थिक गतिविधियाँ जैसे निर्माण कार्य, बांस से बनने वाले मकान आदि, उनमें इन लोगों को लगाया जा सकेगा और हस्तशिल्प के रूप में आजीविका के अवसर इनके लिए उपलब्ध हो सकेंगे। हम कुछ यहाँ पर देखते हैं क्या क्या चीज़ें बांस से जैसे निर्मित की जाती हैं। यहाँ पर एक मकान है जो बांस से बनाया हुआ है। इस तरह का कुछ थैले हो सकते हैं, कोई हैंड पर्स हो सकता है, कागज़ बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा जो रसोई में उपयोग किए जाने वाले बर्तन हैं, कई तरह के बर्तन इससे बनाए जाते हैं। कई सोफ़े या कुर्सियाँ बैठने के लिए इससे बनाई जाती हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इससे निर्मित की जा सकती हैं। तो इसकी डिमांड भी आज के समय बहुत ज़्यादा है। हालांकि जो हैंडीक्राफ्ट वस्तुएं हैं उनकी कीमत बाज़ार में अपने आप में बेहतर होती है, लेकिन ये जो लाभ है यह उन लोगों तक पहुंच सके जो जनजातीय आबादी है, उसको इससे जोड़ा जा सके, इस दिशा में सरकार का यहाँ पर प्रयास है। ठीक है, अब बात करते हैं हम आज़ादी के अमृत महोत्सव के बारे में। तो स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने को आज़ादी के अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। इसी महोत्सव कार्यक्रम के दौरान खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग ने यहाँ पर क्या किया है कि खादी बांस महोत्सव के तहत प्रोजेक्ट बोल्ड की शुरुआत एक तरीके से फिर से करने जा रहा है और इसमें जो प्रमुख क्षेत्र हैं वे हैं अहमदाबाद, गुजरात, लेह और लद्दाख में अभी के लिए इसकी शुरुआत की जाएगी, जहाँ पर कुल 15,000 बांस के जो पौधे हैं वे लगाए जाएंगे। तो इनका जो लक्ष्य है वह है कि 21 अगस्त से पहले ये सारा जो है सैपलिंग वगैरह जो लगाया जाना है, पौधारोपण, वह किया जा सके। अब बात करते हैं हम भूमि मरुस्थलीकरण के बारे में कि भूमि से संबंधित जो मरुस्थलीकरण की प्रक्रिया है वह क्या है। तो इसकी जो परिभाषा है उसके तहत यूनाइटेड नेशंस ने कहा है कि जलवायु परिवर्तन और मानवीय गतिविधियों सहित कई कारक मिलकर आमतौर पर शुष्क क्षेत्रों में भूमि का क्षरण करते हैं, जिसे मरुस्थलीकरण कहा जाता है। सामान्य भाषा में समझें तो मरुस्थलीकरण उस प्रक्रिया को कहते हैं जहां पर शुष्क क्षेत्रों की जैविक उत्पादकता में गिरावट आती है। शुष्क क्षेत्रों में शुष्क और अर्धशुष्क भूमि शामिल है, यानी एरिड और सेमी एरिड भूमि। ये जो गिरावट आती है इसका कारण प्राकृतिक भी हो सकता है और मानव निर्मित भी हो सकता है। प्राकृतिक कारण जैसे जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक आपदा, मिट्टी का कटाव। मानव निर्मित कारण जैसे संसाधनों का अत्यधिक दोहन।
इन सभी कारणों से जो भूमि का क्षरण हो रहा है, इस कारण से ही भूमि की उर्वरा शक्ति में ही गिरावट आ रही है और भूमि की जो मिट्टी को रखने की और भूमि में जो पानी को संजोने की क्षमता है उसमें भी कमी आ रही है। इस कारण से मिट्टी भुरभुरी या दरदरी होकर के काफ़ी ज़्यादा तेजी से उसमें कटाव हो रहा है। इसके अलावा इसके जो दुष्प्रभाव है उनमें धूल भरी आंधियां भी हम देखते हैं, वह भी मिट्टी के कटाव का ही एक परिणाम है, यानी मिट्टी रेत होती जा रही है, उसकी उत्पादकता गिर रही है। तो ये यहाँ पर उन्होंने बताया है। चलिए अब बात करते हैं भूमि मरुस्थलीकरण के से जुड़े कुछ आंकड़ों के बारे में। तो यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन में सरकार ने कुछ आंकड़े दिए थे। इन आंकड़ों के मुताबिक 2011 से 13 के दौरान मरुस्थलीकरण के तहत 82.64 मिलियन हेक्टेयर भूमि शामिल थी, सरकार ने ऐसा बताया। वहीं इसके पहले उन्होंने कहा था कि 2003 से 5 के दौरान जो मरुस्थलीकरण वाला क्षेत्र था यह 81.48 मिलियन हेक्टेयर था, यानी इस पूरे अंतराल में इसमें वृद्धि हुई है और लगभग 1.16 मिलियन हेक्टेयर एरिया की वृद्धि इसमें देखी गई है। इसके अलावा भारत के लगभग 29% क्षेत्रों का क्षरण हो रहा है। यह रिपोर्ट भारत सरकार ने UNCCD में सौंपी थी। अब बात करें चैलेंजेस की। चैलेंजेस क्या हैं इसके तहत? तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब भूमि का क्षरण होगा, भूमि की उत्पादकता में गिरावट आएगी, तो जैव उत्पादकता में भी गिरावट आनी शुरू हो जाएगी। इसके अलावा इसका जो दुष्प्रभाव है वह वन्य जीवन पर भी पड़ेगा। जीव जंतु इससे बहुत बुरी तरह से प्रभावित होंगे। विलुप्त होने की संभावना हम देख ही रहे हैं, कई सारे जीवों पर इसका खतरा मंडरा रहा है, तो ये इसी का एक प्रभाव है। खाद्य संकट भी उत्पन्न हो सकता है, कई क्षेत्रों में सूखा पड़ सकता है या अन्य तरह की विपरीत परिस्थितियां आ सकती हैं जिससे पेड़ पौधे सूख जाएंगे और मिट्टी की क्षमता में गिरावट आने से फसलों को भी नुकसान होगा या फसल उत्पादन में गिरावट आएगी। तो पूरा पैटर्न इससे प्रभावित होगा। तो इससे खाद्य संकट की स्थिति उत्पन्न होगी। जाहिर सी बात है, जब खाद्य संकट की स्थिति उत्पन्न होगी तो लोगों की आजीविका भी इससे प्रभावित होगी और इसी का इम्पैक्ट हमें पलायन के रूप में देखने को मिलेगा। तो ये जो पूरा एक दुष्चक्र है ये अपने आप में बहुत सारी गतिविधियां निर्धारित करता है। इसके अलावा सतत और आर्थिक विकास में भी बाधा आएगी। जाहिर सी बात है, जब बहुत सारे लोग एक क्षेत्र छोड़कर दूसरे क्षेत्र में जाएंगे तो उस क्षेत्र में मौजूद लोगों के ऊपर भी, जनसंख्या के ऊपर भी दबाव बनेगा, उनके संसाधनों पर दबाव बनेगा, जैसा हमें देखने को भी मिल रहा है कई क्षेत्रों में। तो ये कुछ चैलेंजेस हैं इससे जुड़े। तो क्या किया जा सकता है इसके लिए? इसके लिए जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के प्रयास करने होंगे। जो अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन है इससे संबंधित उनके जो भी निर्धारित किए गए लक्ष्य हैं उनको पूरा करने की दिशा में प्रयास करने चाहिए। वनीकरण एक महत्वपूर्ण कारण है। वनीकरण के अंतर्गत ही एक तरीके से कहा जा सकता है कि बांस को जो शामिल किया गया है वह इसी से जुड़ा एक प्रोग्राम है। तो बांस के जरिए अब बांस के जो सद्गुण हैं, जो उसके कई तरह के अच्छे प्रभाव हैं, उसको देखते हुए अब बांस का उपयोग इन क्षेत्रों में किया जाने का प्रयास किया जा रहा है। जन जागरूकता बढ़ाने की भी ज़रूरत है। लोगों को इस बारे में जागरूक करना चाहिए कि यदि वनों के कटाव के माध्यम से क्या क्या नुकसान होगा। सरकार को अपनी नीतियों में, योजनाओं में इन चीज़ों को शामिल करना चाहिए कि ऐसे क्षेत्र जहाँ से वनीकरण का विनाश हो रहा है किसी योजना के तहत या किसी अन्य कारण से, उसका एनालिसिस किया जाए और उसकी क्षतिपूर्ति के प्रयास किए जाएं। इसके अलावा नीतिगत हस्तक्षेप की ज़रूरत है ही, और सतत शहरी विकास इसमें एक जरूरी कार्यक्रम हो सकता है कि शहरों का विकास इस तरीके से किया जाए ताकि भूमि के क्षरण को रोका जा सके। वहाँ पर पार्कों की व्यवस्था की जाए, क्योंकि वृक्ष अपनी जड़ों के अंतर्गत मिट्टी में मौजूद पानी को रोक कर रखते हैं, इससे भूमि के क्षरण में गिरावट आती है। तो ये कुछ उपाय हैं। अच्छा, सरकार अभी क्या कर रही है ये भी जान लेते हैं। कुछ कार्यक्रम सरकार चला रही है। जैसे पहला कार्यक्रम है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। इसके तहत फसलों को होने वाले नुकसान की यहाँ पर भरपाई की जाती है। इसके अलावा मृदा हेल्थ कार्ड स्कीम भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसके तहत मिट्टी में मौजूद जो भी अवयव हैं उनकी जांच की जाती है, जिस आधार पर फर्टिलाइज़र या अन्य चीज़ों के उपयोग को सुनिश्चित किया जाता है ताकि मिट्टी में फर्टिलाइजर्स की मात्रा बढ़े ना और भूमि के क्षरण या कटाव को रोका जा सके। इसके अलावा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना भी महत्वपूर्ण है। हरित भारत के लिए नेशनल मिशन शुरू किया गया है और एक जो इम्पॉर्टेंट टर्म है वह परीक्षा में पूछा भी जा सकता है। भारत ने UNCCD को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात कर रहे हैं, इसको रेटिफाई भी किया है। तो सवाल है, बांस उत्पादन से जुड़े कार्यक्रम भारत में किस तरह रोजगार सृजन और मृदा संरक्षण में सहायक हो सकते हैं, चर्चा कीजिए। आज का हमारा टॉपिक भी पूरी तरह से इससे जुड़ा हुआ है। बांस उत्पादन से जुड़ा जो कार्यक्रम है किस तरह से
सहायक हो सकता है। तो इसका एक उत्तर लिखने का प्रयास कीजिए। तो आज के इस डिस्कशन को यहीं ख़त्म करते हैं। आपसे मिलेंगे अगले सेशन में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, सेफ रहिए। शुक्रिया।